तो इस मंच पर सवाल जवाब का सिलसिला विजन 2024 को लेकर मुद्दों का चर्चाओं का सिलसिला चल रहा है और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे खास मेहमान आ चुके हैं। जितेंद्र भारद्वाज जी, आपका बहुत स्वागत है और आपसे यही गुजारिश मेरी रहेगी। जितेंद्र भारद्वाज जी, हमारे खास गणमान्य मेहमान इस वक्त हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मेरी गुजारिश यही रहेगी जितेंद्र भारद्वाज जी मंच पर पहुंचे और बातचीत का ये सिलसिला, सवाल जवाब का ये सिलसिला इस मंच से आगे बढ़ेगा। विजन 2024 पर हम बात करने वाले हैं। आने वाले कल की हम चर्चा करेंगे। तमाम पार्टियां किन मुद्दों को लेकर, किन विषयों को लेकर 24 के इस रण में उतर रखे हैं, किन मुद्दों को लेकर चर्चा कर रखे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। इस मंच से बात अगर चलेगी तो दूर तलक जाएगी, बड़ी पुरानी ये कहावत है और आज इस मंच पर एक सार्थक चर्चा की शुरुआत हुई है। हम उम्मीद ये करते हैं कि ये सार्थक चर्चा यूं ही चलेगी और इस चर्चा के माध्यम से हम आम जन के मुद्दों तक पहुंचेंगे, आम जन के सवालों तक पहुंचेंगे। खबरें अभी तक का मकसद यही रहता है कि आम जन के सवाल उठाए जाएं, आम जन के मुद्दे उठाए जाएं, जन जन के उन विषयों पर ना केवल पड़ताल को, ना केवल बातचीत हो, बल्कि हम हल को ढूंढें, हल को खोजें। केवल शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा, हमें हल और समाधान को देखना और समझना होगा। और इसी समझ के लिए, इसी परख के लिए विजन 2024 बेहद खास है और ये विजन 2024 हरियाणा के लिए दोहरी खासियत रखता है, क्योंकि एक तरफ लोकसभा चुनाव और दूसरी तरफ हरियाणा में है विधानसभा चुनाव, तो दोहरा विजन क्लियर हो ये जरूरी है। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी, खबरें अभी तक की डिप्टी एडिटर मुमताज खान मंच पर पहुंच चुकी हैं और उम्मीद यही है कि बातचीत का ये सिलसिला, सवाल जवाब का ये सिलसिला सार्थक हो और हम एक हल तक पहुंचे, एक पड़ताल तक पहुंचे, आम जन के मुद्दों को उठा पाएं, आम जन के सवालों को उठा पाएं। मंच सज चुका है और सिलसिला चर्चा का ये आगे बढ़ रहा है। ओवर टू यू मुमताज जी। बहुत बहुत शुक्रिया आरती, आपका बहुत शुक्रिया। आज के शाम में हमारे खास इवेंट में अब जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है वो भी काफ़ी अहम जिम्मेदारी है और जब से खास कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक हम लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि अपने खास कार्यक्रम विजन 2024 के जरिए खबरें अभी तक ने दरअसल ये फैसला किया है कि आम लोगों के मन में क्या है 2024 को लेकर, वो मंजर आम पर लाया जाए, उसको आम किया जाए। मेरे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जनाब जितेंद्र भारद्वाज जी। बहुत स्वागत है जितेंद्र भारद्वाज जी आपका। नमस्कार। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जितेंद्र भारद्वाज जी और इनकी सरगर्मियां, इनकी एक्टिविटीज किसी से छिपी नहीं है। मुझे ये कहना है कि आपको जितना समझा, जितना जाना, वो ये कि सियासत में उतार चढ़ाव हर कोई देखता है, लेकिन जिंदगियों में भी उतार चढ़ाव साथ साथ चलते हैं। पर मुसीबतें सबकी जिंदगी में आती हैं, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। आप दूसरी कैटेगरी में समझे जाते हैं कि आपने खुद को निखार लिया। जितेंद्र जी, क्या हम ये समझें कि जितेंद्र भारद्वाज जो इस वक्त खबर अभी तक के इस मंच पर मौजूद हैं, जिनकी अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आपके खानदान की ये चौथी नस्ल है, चौथी जनरेशन है जो कांग्रेस के नाम के साथ, कांग्रेस के उसूलों के साथ सियासत के सफर पर चलते जा रहे हैं, तो क्या ये माना जा सकता है जितेंद्र भारद्वाज जी कि अब यहाँ से आगे जितेंद्र भारद्वाज खुद पर्दे के पीछे रहकर काम नहीं करेंगे, बल्कि जनता की आवाज बनकर सामने आकर उनके मुद्दे भी उठाएंगे और पार्टी को भी मजबूत करेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे आज अपने कार्यक्रम में इस काबिल समझा और अपना समय दिया और मुझे अपने विचार रखने का एक अवसर दिया। जहां तक इस बात की है कि आपने जो कहा कि मेरा रोल क्या होगा, हम पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं और हमारे बारे में हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि हम पार्टी में बचपन से काम कर रहे हैं और जब एक पार्टी का कैडर होता है उसके बारे में उसका नेता तय करता है, पार्टी तय करती है कि उसे क्या करना है। जो जिम्मेवारी पार्टी हमें देगी वो हम ईमानदारी से अभी तक निर्वाह करते आए हैं, आगे भी निर्वाह करेंगे। बस
इसके अलावा हम क्या चाहते हैं वो हम पार्टी प्लेटफॉर्म पे बता के रखते हैं। आगे हमारे नेतृत्व ने तय करना है, जो हमें वो जिम्मेवारी देंगे हम उसको ईमानदारी से निभाएंगे। तो अगर जिम्मेदारी और रोल की बात करें हम, तो पार्टी की तरफ से जब फैसला होगा तब होगा। अभी जितेंद्र भारद्वाज की क्या सरगर्मियां हैं? अभी बतौर कार्यकारी अध्यक्ष सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आप संभाल रहे हैं वो क्या है, या यूं कहिए कि कौन सा ऐसा चैलेंज है जो बतौर कार्यकारी अध्यक्ष अभी आपको सबसे ज्यादा और सबसे गहराई से संभालना पड़ रहा है? जो भी संगठन का कार्य है, मुझे मेरे अध्यक्ष उदयभान जी, हमारे सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे नेता राहुल जी जो भी जिम्मेदारी मुझे देते हैं, हम कोशिश करते हैं ईमानदारी से पूरी जिम्मेवारी को पीछे रहते हुए, क्योंकि हम पार्टी कैडर हैं। अगर सारे ही नेता बनेंगे तो देखिए पार्टी कैसे चलेगी, फिर वही मतभेद पैदा होते हैं। तो हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, एक निर्वाह ईमानदारी से हम करते हैं और पार्टी आगे बढ़े, यही हमारा मकसद रहता है। और बहुत बढ़िया हमारे सीएलपी लीडर साहब ने 10 साल का समय हरियाणा को दिया मुख्यमंत्री के रूप में, और आगे भी हमें लगता है वो समय आने वाला है। और एक बड़े जुझारू अध्यक्ष हमें उदयभान जी के रूप में पार्टी ने दिए हैं, तो मैं तो उनका सहयोग जितना कर सकता हूं, जो मुझे जिम्मेवारी एक कार्यकारी अध्यक्ष के नाते दी है एक कार्यकर्ता के रूप में, मैं तो पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई ऐसा पॉलिटिकल इतिहास नहीं है कि मैं मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे खानदानी तौर पे मुझे विरासत मिली है। मुझे तो मेरी मेहनत के रूप में उन्होंने समझा कि एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, मेरे नेता ने समझा, सोनिया जी ने ये समझा, राहुल जी ने समझा, खड़गे साहब ने इस बात के लिए मुझे काबिल समझा, तो ये जिम्मेवारी दी। और उस जिम्मेवारी को मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयभान जी के हाथ मजबूत करने के लिए मैं निष्ठापूर्वक कार्य कर रहा हूँ। जितेंद्र जी, एक सवाल ये हमारे मंच के जरिए पूछा जा रहा है, लेकिन ये हरियाणा के लोगों के मन में आता है और हो सकता है कि आपके सियासी विरोधियों के मन में भी आता हो। वो ये कि अध्यक्ष बनाए जाते हैं हरियाणा कांग्रेस के, वक्त वक्त पर उसमें तब्दीलियां भी हुई हैं, अब उदयभान जी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या नहीं हो पाता, ऐसी चूक कहाँ हो जाती है कि इसके बावजूद पार्टी में एक जो बिखराव नजर आता है वो किसी न किसी मंच पे अक्सर नजर आ जाता है? ये सवाल अहम है, काफी गंभीर है और इसको समझने और इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। दरअसल नहीं, मैं जो आपने एक शब्द यूज किया बिखराव, बिखराव पार्टी में कहीं नहीं। देखिए हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी पार्टी को एक डिक्टेटर नहीं चलाते जिसका कंट्रोल रूम अहमदाबाद में हो या दिल्ली में हो या किसी राजघराने से कोई इंस्ट्रक्शन चलती हो। हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक रूप से सबको सब कुछ कहने का अधिकार है और वो रियलिटी में है। आप भाजपा में तो हम लोग कार्यकर्ता तो छोड़ो, आप लोग ही उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, मीडिया ही नहीं बोल सकता, और की तो बात छोड़े हमने तो अभी ढेर सारे सवाल जवाब किए सर कृषि मंत्री के साथ। नहीं, सवाल जवाब करने के अधिकार जरूर हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड है, आपको भी पता है। इस विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ये फिर एक विवाद का विषय हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी में बिखराव नहीं है, हर आदमी अपने अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत कर रहा है। हमारे यहाँ एक ही लीडर है, सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे साहब, बाकी हम सब उनके कार्यकर्ता हैं। हमारे हुड्डा साहब अपना सीएलपी लीडर हैं, उदयभान जी अध्यक्ष हैं, और हम सब उनको मजबूत करने के लिए प्रदेश स्तर पर हुड्डा साहब का, उदयभान जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं, और केंद्रीय स्तर पर जो है हम सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे साहब का हाथ मजबूत कर रहे हैं कि जिससे देश को आगे एक सफल नेतृत्व मिल सके। रही बात इस बात की कि जो आप बोल रहे हैं कि बिखराव नहीं है। जो बड़े लीडर हैं वो केंद्रीय नेतृत्व को अपने भरोसे में रख के कार्य कर रहे हैं, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, वो अपने स्टेट के लीडर्स को भरोसे में रख के काम कर रहे हैं। काम सभी कर रहे हैं। आप ये बताइए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप कांग्रेस का एक भी आदमी बता दो जो ये कहता हो कि मोदी जी को वोट दे दो। सब यही कहते हैं ना कि हमें सोनिया जी का हाथ मजबूत करना है, राहुल जी का हाथ मजबूत करना है और खड़गे जी का हाथ मजबूत करना है। किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि उनका हाथ मजबूत नहीं करना। कांग्रेस तो हाथ का निशान है। लेकिन आप ये जानते हैं ना भारद्वाज जी कि अगर आपस में मजबूती नहीं होगी तो ये जो बड़ा मोर्चा है ना वहां पर फेलियर हो सकता है। ये मैंने इसलिए भी कहा सर कि पहले बयानबाजी तक सीमित रहती थी, बयानबाजी तक महदूद थी। ये जो इख्तिलाफ हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में भी हैं, आम आदमी पार्टी में भी होंगे, लेकिन बयानबाजी के बाद नौबत कई जगह बहुत खराब हो गई, हाथापाई तक आ गई। कई स्टेट्स रिसेंटली हमने देखे थे, इसलिए सवाल पूछा गया। हाथापाई नहीं, वो नारेबाजी को आप देखो, मीडिया को जिम्मेवारी दी गई है कि भाई आपको कांग्रेस की नारेबाजी भी हाथापाई दिखानी है। आप ये देखिए, आप अपने चैनल से एग्जांपल लीजिए, आप एंकर आते हैं, उसके बाद आपको
प्रोड्यूसर बनाया जाता है, उसके बाद आपको एडिटर बनाया जाता है। हर आदमी चाहता है प्रोग्रेसिव। सपने लेना बुरा नहीं है, मैं ये मानता हूँ किसी भी पार्टी में कोई भी नेता है उसको ये अधिकार है कि वो ये सोच सके मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन तय कौन करेगा? विधायक और हाईकमांड। हम सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं, सबको हाईकमांड की ओर से इंस्ट्रक्शन है कि वो मिलकर कार्य करें। हुड्डा साहब 7.5 साल ना सीएलपी बने, ना उनको कोई पद दिया था पार्टी ने, फिर भी उन्होंने अनुशासित रह के पार्टी का गली गली प्रचार किया। गली गली वो गए तो क्या वो अनुशासनहीनता थी क्या? उन्होंने पार्टी मजबूत की ना। 7.5 साल कोई और लोग अध्यक्ष रहे, आज वो अगर उस पद पर नहीं है तो वो कार्य करना छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सब मिलकर के हम कार्य कर रहे हैं। अब ये मीडिया की उपज कह सकता हूं मैं, या लोगों का अपना नजरिया बीजेपी वालों का है कि वो हमारा दुष्प्रचार करके हमें खराब करना चाहते हैं, क्योंकि चारों ओर कांग्रेस दिख रही है उनको किसी ना किसी रूप में। चाहे हमारा कोई दूसरा साथी प्रचार में निकला हुआ है, चाहे हमारे सीएलपी लीडर, चाहे उदयभान जी, चाहे दीपेंद्र जी, चाहे जो भी निकले हुए हों, सब प्रचार कर रहे हैं। अब वो इसी बात को फैलाना चाहते हैं। तो क्या मैं ये पूछूं, वो हमारी पार्टी डिक्टेटर की पार्टी नहीं है जहां कैमरा अगर मोदी जी के अलग थोड़ा साइड कर दें तो उसको धक्का दे दिया जाए? हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ सबको समान अधिकार है। यहाँ हमारा अगर कोई वर्कर, एक आम वर्कर भी सोनिया जी से क्वेश्चन पूछता है या राहुल जी से क्वेश्चन पूछता है, उसका जवाब उसको दिया जाता है, उसको पार्टी से निकाला नहीं जाता। भाजपा में आप करके दिखा दो, अगले दिन ही आपको क्या होगा आपको भी पता है। कैसे कैसे मीडिया समूहों के ऊपर भी रेड डाली गई हैं। तो ज्यादा मेरे से बुलवाओगे तो मेरे साथ भी ये हो सकता है। इस हवाले से एक और सवाल है मेरा। आप जितनी बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात, और इतना मुखर होने की जरूरत है अभी, लेकिन आप जिस एड्रेस करने की बात कर रहे हैं, जो चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें शिकायतें, SRK जो मीडिया ने जो नाम दे दिया है अभी, शैलजा और किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला, अगर उनकी ये शिकायत है भारद्वाज साहब की हुड्डा साहब और उदयभान जी जो पार्टी के संगठन के नेताओं के तौर पर कुछ कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया जाता, उनको इनवाइट नहीं किया जाता, अगर उनकी ये शिकायतें दूर हो जाएं तो ये सवाल ही ना पूछे जाएंगे? नहीं, आपको गलतफहमी है। हमारे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनको छत्तीसगढ़ की जिम्मेवारी दी गई है, शैलजा जी को। और रही बात सुरजेवाला जी की जो आप कह रहे हैं, उनके पास तो कई स्टेट हैं, उनके पास मध्य प्रदेश भी है। हम उनको इनविटेशन भेजते भी हैं तो उनके पास समय अगर नहीं है और वो नहीं आ पा रहे हैं, जब उनके पास समय होता है वो आगे पार्टी का प्रचार करते हैं। लेकिन आप लोगों को कहने का मौका मिल जाता है कि भाई वो हमारे कार्यक्रम में नहीं आए, उनका अलग कार्यक्रम है। SRK जो आपने नाम रखा है उसको तो मुझे इतना पता है वो शाहरुख खान का नाम है, तो आप उसको गलत प्रचार ना करें। हम सब मिल करके कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। ये जरूर है कि जो हुड्डा साहब ने और उदयभान जी ने जो मेहनत की है उसका परिणाम आने वाला है। अब नेचुरल सी बात है, जब हलवा बनता है, तैयार होता है, खुशबू आती है, हर व्यक्ति चाहता है कि उस हलवे को मैं खाऊं। अब किसको देना है, किसको नहीं देना है, हलवा तैयार करने वाले कौन है और उसको आगे कौन खाएगा, ये हाईकमांड और विधायक लोग तय करेंगे। ये मैं या आप मीडिया या कोई नेता इंडिविजुअल तय नहीं कर सकता। ये हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक तरीके से कर्नाटक में आपने देखा भी कि चाहे किसी ने कितनी मेहनत की हो, लेकिन जिसने जैसी मेहनत की राहुल गांधी जी ने उसको ही उस हिसाब से एडजस्ट किया है। और कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ताओं की भी फिक्र यही है कि जो हलवा मेहनत से तैयार हो रहा है, जिसका आपने जिक्र किया, खाए कांग्रेस ही, उठापटक कितनी भी चले, बस खा कोई और ना ले, इसीलिए भी ये सवाल उठते हैं। कांग्रेस दो तरह की कांग्रेस है। मैंने तो बहुत लंबा सफर किया है, मैं 14 साल की उम्र से राजनीति में हूँ, 30-32 साल हो गया छोटी सी उम्र में राजनीति करते हुए। एक लोग कांग्रेस में हैं, कुछ लोग हैं जिनके अंदर कांग्रेस है। अब क्या होता है, जो कांग्रेस में शामिल होते हैं ना, सबसे ज्यादा शोर वो मचाते हैं। जिनके अंदर कांग्रेस है वो आपको एक भी शोर मचाता हुआ नहीं मिलेगा। आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालो, जिन्होंने 4 बार पार्टी बदली होगी, सबसे ज्यादा मीडिया में वो शोर मचाएगा, मैं कांग्रेसी हूं, मुझे हिस्सा नहीं मिल रहा। तो इसलिए अब भाजपा में भी देख लो, आप मेरी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, भाजपा में असली कार्यकर्ता की पूछ कहां है? जो भाजपा में शामिल हुए हैं, ये 70% तो हमारे से किराए पे ले रखे हैं उन्होंने नेता। अब उन 70% में से अब मैं ये नहीं कहता कि 70 भी वापस आ जाएंगे, 50% तो तय है जो हमारे संपर्क में है। अब वो तो हमारे नेता बताएंगे आपको, रोज एक नेता शामिल होने लग रहा है। हमें डिसाइड करना पड़ रहा है किसको आज शामिल करें, क्योंकि कुछ तो कह देते हैं अजी अभी रुको, ईडी का डर है, कोई कह देता है CBI का डर है, कोई कह देता है इनकम टैक्स का डर है। अब बेचारे डर से छुपे हुए बैठे हुए हैं। अब औरंगजेब का समय चल रहा है, औरंगजेब का भी अंत हुआ था, समय सबका आता है। जिंदगी में इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए
कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। बंद घड़ी जो होती है ना दिन में, वो भी 2 बार सही समय देती है। जिसके 12 बजे हैं उसके 6 जरूर बजेंगे, लेकिन जिसको ये गरूर हो जाए कि मेरा तो समय बदलेगा ही नहीं, वो मैं उसकी बेवकूफ़ी मानता हूँ। समय जरूर बदलेगा और हम नहीं बदलेंगे, जनता बदलेगी, क्योंकि जनता को सच्चाई सबकी पता है। वो ठीक है, डर की वजह से लोग छुपे हुए बैठे हैं, मतलब व्यापारी वर्ग खासकर दबा हुआ बैठा है। उसके दबाव को हम भी नहीं छेड़ना चाहते, क्योंकि हम ना तो सीबीआई को रोक सकते हैं, ना ईडी को रोक सकते हैं, ना इनकम टैक्स को रोक सकते हैं। और हर जगह, हर पल, हर मतलब एक आम आदमी के अंदर डर का वातावरण है। लोग टेलीफोन पे घर के शादी की बात भी नॉर्मल कॉल पे नहीं करते। आज इतना डर है लोगों के अंदर। मियाँ बीबी भी कहते हैं कि फेस टाइम पे बात कर लो, ये मोदी ना सुन ले। इतना डर, इतना भय देश के अंदर मुझे नहीं लगता कि मेरी 49 साल की उम्र में मैंने देखा हो। मतलब आम आदमी, पति पत्नी भी बात करने में डरते हैं आज। ये भी आपने ठीक कहा, लेकिन कि वक्त कभी किसी का एक सा नहीं रहता। जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता है। और लिखा भी है किसी ने कि आज वो है जहां कल कोई और होगा, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर होगा। जितेंद्र जी, क्योंकि इतने सालों से आपने, तकरीबन बचपन से ही आप सियासत के उतार चढ़ाव को देखते आ रहे हैं, आपने बहुत नज़दीक से चीज़ों को देखा है। एक बड़ा अहम सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है कि आज के दौर की राजनीति में स्तर जो है, मेयार जो है, वो गिरा है कहीं ना कहीं? कई इस तरह की बयानबाजियां सामने आई हैं जिन्होंने ये सोचने पर मजबूर किया है। खबरें अभी तक की फिक्र भी यही है। संसद में जो बीजेपी के सांसद रमेश बिदुड़ी ने कहा, वो किसी से छिपा नहीं। इस पर प्रतिक्रिया लेनी है आपकी। देखिए, स्तर तो वास्तव में गिरा है और भाषा की शैली भी वास्तव में गिरी है। या ये भी कह सकते हैं कि मीडिया सजग हो गया है। पहले शायद इतनी बातें रिकॉर्ड नहीं होती थी और वो लोग बोल के चले जाते थे। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपको संसद में भेजा गया है या आपको कोई अधिकार दिया गया है, तो आपको किसी का भी, किसी जाति, समूह, किसी व्यक्ति विशेष का बुराई करने का कोई अधिकार किसी जनता ने आपको नहीं सौंपा है। जनता आपको सौंपती है अधिकार, आप जाकर के विकास करें। ये लोग विकास की बजाय जब हम बात करते हैं कि हाँ जी बताओ आपने फला कंपनी क्यों बेच दी, बोलो नेहरू जी ने कंपनी गलत बनाई थी। अरे अगर नेहरू जी ने गलत बनाई थी तो इतने अरबों रुपए में एक कंपनी तुमने अब बेची क्यों है? मतलब जब से ये सरकार आई है, नेहरू जी के कोसने के अलावा और हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचने के अलावा कोई काम नहीं है। जब लोग उनसे सवाल पूछते हैं, उनको गालियां देते हैं। ये स्तर इस सरकार ने गिराया है। आज से पहले हिंदुस्तान की राजनीति में इतना स्तर कभी नहीं गिरा था कि लोग इंडिविजुअल एक दूसरे की बुराई करते हों या एक जाति विशेष को गाली देते हों। पीछे आपने देखा नूह का जान करके प्रकरण कराया गया, वो प्रकरण टल सकता था, वो घटना टल सकती थी, लेकिन किसी को विकास की कोई चिंता नहीं है। सबको एक ही राजनीति कि हम सरकार में कैसे बरकरार रहें। उस बरकरार रहने के लिए जो वो गलत से गलत कार्य कर सकते हैं वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये लोग, जनता समझ चुकी है लेकिन सब कुछ। जब गलत स्तर की बयानबाजियों की बात होती है तो बीजेपी और बाकी पार्टियों के पास भी कांग्रेस को घेरने के कई मौके होते हैं और मुझे लगता है कि सही वक्त है ये सवाल पूछ लेने का भी। हाल ही में आपके भी 2 नेताओं ने हरियाणा में ही इस तरह के बयान दे दिए। सुरजेवाला को खूब घेरा गया उस बयान पर जिसमें उन्होंने बीजेपी के वोटर्स को राक्षस कह दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी ने भी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए एक टिप्पणी कर दी जिस पर खूब बयानबाजियों का दौर चला है। तो इस स्तर पर मंथन करने की, भाषा के स्तर पर इस पर चिंतन करने की वाकई जरूरत है भारद्वाज जी। बिल्कुल, आपने जो कहा कि उन्होंने कहा, लेकिन किसी ने भी बिदुड़ी की बयान की बुराई नहीं करी। बिदुड़ी ने जो इतना बुरा कहा उसके बयान की किसी ने बुराई नहीं करी। हमारे प्रधान जी ने जो अगर कहा वो हरियाणा की ठेठ भाषा थी। आप ये बताओ, मोदी जी शादीशुदा हैं क्या? गांव में जो शादीशुदा ना उसको क्या बोलते हैं? जो अपनी, जिसकी पत्नी चली जाए छोड़ दे, उसको क्या बोलते हैं? भाई उन्होंने हरियाणवी भाषा में कह दिया। भाई मैं ये कहता हूँ उसको विदुर बोल देते। भाई हरियाणा में उसको क्या बोलते हैं वो उन्होंने बोल दिया। और हमारे गांव में तो अगर ये कहते हैं हरियाणा वाला कहीं जाता है ना, उसको ये बोलना हो ना कि आई लव यू, तो बोला आई लव यू है, तो इसमें क्या बात होगी? प्रधान जी ने जो कहा है, हमारे खट्टर साहब शादीशुदा है क्या? भाई जो अब मैं उस शब्द को रिपीट नहीं करना चाहता, फिर मेरी बात को भी पकड़ लोगे। जो है वो बोल दिया, उन्होंने हरियाणवी भाषा में बोल दिया, लेकिन वो है तो वही ना, इसमें क्या बात है? जी, लेकिन ऐसा नहीं है। रमेश बिदुड़ी के बयान की भी चारों तरफ खूब मजम्मत। बिदुड़ी जी ने जो बोला है वो एक जाति समूह के लिए बोला है। ये यहाँ एक व्यक्ति विशेष के लिए बारे में कहा गया है, ये बात सच्चाई है। देखिए, आप एक महिला हैं, आपको घर की दाल चावल के आटे का भाव पता है,
प्रधान जी का कहने का मकसद ये था कि शादीशुदा आदमी को ये पता होता है कि घर के अंदर दाल का क्या भाव है, पानी का क्या भाव है, दूध का क्या भाव है। जिसके घर में कोई हो ही ना, उसको देश की क्या चिंता लगेगी। और हमारे गांव में तो ये कहते हैं कि गाँवों में कह रहे अपना घर ही नहीं बचा पाए, देश क्या चलाएगा। और अब क्या करें, प्रधान जी ने गलत थोड़ी कहा है कि देश किसके हाथों में है। जो अपना घर नहीं चला सके वो देश चला रहे हैं, बस थोड़ा सा शैली का फर्क है। लेकिन वो शैली हरियाणा की है, उनकी निजी शैली नहीं है। आप उसको मतलब उसकी बात को भटकाने के लिए बिजुड़ी की बात आगे ना आए। सोनिया जी के बारे में गलत बोला, वो ठीक था, उनको विधवा बोलना अच्छी बात थी क्या? क्या बिल्कुल भी अच्छी बात फिर नहीं। वो अच्छी बात थी? किसी ने माफी मांगी? मोदी भी जी अच्छी ने आज बात तक माफी मांगी? हमारे प्रधान ने जो ठेठ भाषा दी वो बोल दी। आप बताओ, हरियाणा के अगर मैं भाषा बोलनी शुरू कर दूं तो 25 गाली तो मैं यहाँ बैठे बैठे दे दूंगा। वो तो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज के बारे में आप कमेंट्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा होता कि वो शादीशुदा होते और तब कहा होता, जब मैं मानता कि प्रधान जी ने गलत कहा है। कम से तरीका कम थोड़ा इस बातचीत में एक अच्छी बात ये हुई कि हम लोग ये एक्सेप्ट करने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं कि जो मयार अगर गिर रहा है तो उसको संभालने की जरूरत बिल्कुल, है। बिल्कुल जरूरत कहते है। भी है कि बेसलीका कोई शय हो अच्छी नहीं लगती, ऐप भी हो तो सलीके से हुनर लगता है। जितिन भारद्वाज जी, तो अब संगठन के लिए कितना इंतजार, ताकि आपके विरोधी कम से कम एक बात कहना तो बंद करें? वो तो प्रधान जी आ रहे हैं, अब हमारे सीएलपी लीडर भी आ रहे हैं, एग्जैक्टली वो बता देंगे। लेकिन इतना मुझे पता है, जितना मैं कार्य में इन्वॉल्व हूँ, कि हमारा संगठन प्रोसेस में चल रहा है। हमारे नए प्रभारी बने हैं, अब चूंकि नए बने हैं तो उनको थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है। हमारे संगठन में पूरे देश में परिवर्तन हुआ है, उसके नाते हमारे जो प्रभारी हैं, पहले वाले उनको अध्यक्ष बना दिए गए, तो नए प्रभारी आए हैं तो वो सबसे मिल रहे हैं। उनका मिलने का सिलसिला लगभग पूरा हो चुका है। जल्दी ही मुझे लगता है नवरात्र में संगठन की अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। ये जो श्राद्धों का तो हमारे लिए समय, ब्राह्मणों के लिए, तो इसमें थोड़ा हमें आनंद लेने दो और फिर उसके बाद प्रदेश को आनंद करवाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जितिन भारद्वाज जी इस खास बातचीत के लिए। यही कहना चाहूंगी आखिर में कि कौन बताता है दरिया को समंदर का रास्ता, जिन्हें मंजिल का जुनून हो वो मशवरा नहीं लेते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास बातचीत। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। जितेंद्र भारद्वाज जी, आपसे गुजारिश है मंच पर रहिएगा। एक मोमेंटो खबरें अभी तक की तरफ से दिया जाना है, और खबरें अभी तक के एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी सम्मानित कर रखे हैं जितेंद्र भारद्वाज जी को, और इस मंच से एक सार्थक चर्चा निकली है। चर्चा इस बात की कि क्या राजनीति का मयार अब गिर रहा है, क्या भाषा की मर्यादा में अब कुछ सोच समझकर बोलने की जरूरत राजनीति से जुड़े तमाम लोगों को है। एक सार्थक चर्चा, और एक ऐसी चर्चा जो लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर हो भी रखी है। बहुत जरूरत इस बात की है कि राजनीति से जुड़े मुद्दों को ना केवल चर्चा में लाया जाए, बल्कि वो सुधार जिसकी हम चर्चा करते हैं वो हो भी, वो धरातल पर नजर भी आए। अब